आज हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 5 का नाम है समांतर सरणी। समांतर सरणी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें समांतर सरणी, गुणोत्तर सरणी, उसमें एपी का मान है वो हम निकालेंगे। इस प्रकार हम प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं के सूची एपी है। और क्यों? पहले क्वेश्चन है, हमें इसके 3-4 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें हमें एक क्वेश्चन में एक स्थिति दी गई है। उस स्थिति में बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी कहते हैं समांतर सरणी को। ये समांतर सरणी है या नहीं है। समांतर सरणी है तो क्यों, समांतर सरणी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, हमें कारण भी बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है टॉपिक नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि एक टैक्सी है, वो एक कोई व्यक्ति है जो टैक्सी में सवारी करता है। टैक्सी का किराया है वो पहला 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। उसके बाद जैसे वो 1 किलोमीटर गया, उसके बाद अगर वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी जाएगा उसमें हर किलोमीटर पर 8 रुपये लगेगा। हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपये लगेगा। लेकिन पहला पे अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको 15 रुपये देने होंगे। इसको हम हल करते हैं। इसमें ए का मान हो जाएगा 15 रुपये, डी का मान हो जाएगा, डी को हम कहते हैं सार्वंतर।
सार्वंतर, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। 8। जैसे हम एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो वो पहले किलोमीटर के लिए जाएगा तब उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर पे जाएगा तब उसको 15, और इन और दिन दोनों के बीच का पैसा लगता है 8 रुपये। इसका लगता है 15 रुपये। 15 और 8 हो जाते हैं 23। फिर वो 3 किलोमीटर पे जाएगा, 23 और 8 31। फिर वो 4 किलोमीटर पे जाएगा तब उसको देने पड़ेंगे 31 और 8 39। उसके बाद वो अगर वो लास्ट 5 किलोमीटर पे जाएगा तब उसको 39 और 8 47। ऐसे उसको अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तब उसको 39 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ तक जाता है तब 47, और यहाँ तक जाता है तब उसको 23 रुपये देने पड़ेंगे। इससे हमारा सार्वंतर आ जाता है और प्रथम पद आ जाता है। अब हमें इसमें यह बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। एपी याद करनी है तब हमें एपी याद करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 प्लस डी। A1 का मान है वो प्रथम पद हो जाता है। प्रथम पद का मान है 15 रुपये प्लस डी का मान है 8 रुपये। A2 इजिकल टू A1 प्लस डी, इसका मान आ जाता है 23। A3 इजिकल टू A2 प्लस डी। A2 का मान है 23 प्लस 8, इसका मान आ जाता है 31। A4 इजिकल टू A3 प्लस डी। 31 प्लस 8 39। A5 इजिकल टू A4 प्लस डी। A4 का मान 39 प्लस 8 47। अब हम इनकी सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। A1 का मान है 15, ऐसे हम लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5। इसका मान है 15, इसका मान 23, इसका मान है 31, A4 का मान है 39, A5 का मान है 47। ये हमारी आ जाती है एपी। अब इसमें यह बताना ये एपी है या नहीं है। इसका उत्तर आ जाता है हाँ, यह एक एपी है। अब क्यों है, क्योंकि एपी में सार्वंतर यानी डी समान होता है। एपी में सार्वंतर डी समान होता है। उपयुक्त एपी में भी सार्वंतर समान है। हमें पता है कि एपी में सार्वंतर समान होता है। उपयुक्त हमारी जो ये एपी है, इस एपी में भी हम अगर सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है D इजिकल टू A2 माइनस A1, या फिर D इजिकल टू A3 माइनस A1 नहीं, यहाँ पर A2। जो हमारी ये आगे वाला पद होता है उसमें से पीछे वाला पद घटाते हैं तब हमारा सार्वंतर D प्राप्त हो जाता है। इसमें अगर हम सार्वंतर निकालते हैं तब इसमें
हर जगह 8 ही का अंतर आता है। इस प्रकार हमें पता है कि इसमें सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है तो ये एक उपयुक्त जो है संख्या है वो एक एपी में है। अब हम करते हैं केस टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में आ जाता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी बेलनाकार उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप से उसकी हवा निकालते हैं तब 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। जैसे हम मानते हैं ये कोई बेलनाकार डब्बा है, इसके अंदर हवा है, उसकी मात्रा हम मान लेते हैं एक बार पूर्ण 1 है। अगर 1 है, अब हम इसमें एक पंप लगाते हैं, हवा निकालने वाला पंप लगाते हैं। अगर उस पंप को हम एक बार पंप लगाते हैं तब उसकी हवा 1/4 है वो बाहर निकल जाती है, बाकी की शेष बच जाती है। दोबारा अगर हम पंप लगाते हैं तब उसकी जो शेष बची हवा होती है, शेष बची हवा से 1/4 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमें बताना है कि ये इससे एक एपी बनती है या नहीं बनती है। इसमें हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम माना कि बेलन में कुल हवा 1 है। इसकी जगह आप लेट भी लिख सकते हो। लेट माना कि बेलन में कुल हवा 1 है, पंप मारने पर बाहर निकली हवा कितनी है? 1/4। अब हमें शेष हवा याद करनी है। शेष हवा आ जाती है, कुल हवा होती है उसमें से इसको माइनस करते हैं तब हमारी शेष हवा बच जाती है 1 - 1/4 इजिकल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 का 1 में गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है 4 - 1 इजिकल टू 3/4। ये शेष हवा बच जाती है। अब हमें एपी याद करना है तो हमें देखना है कि अगर हम 3/4 मान लो कि अब इसमें 3/4 हवा
शेष बची है। अब 3/4 बची है। अब हम एक बार और पंप मारते हैं, तब इसमें से 3/4 है हमारा है, इसमें से 1/4 बाहर निकल जाती है। 3/4 में से 1/4 निकल जाती है, तब पीछे कितनी बचती है वो हम आगे याद करते हैं। तब आ जाती है दोबारा पंप मारने पर शेष हवा। दोबारा पंप मारते हैं तब उसमें कुल हवा कितनी थी 3/4, बाहर कितनी निकलती है 1/4। एलसीएम कितना आ जाता है 4, इसको हल करोगे तब आ जाएगा 4 - 1 = 2/4, 2 से पार्टे से 1/2। अब इसमें शेष हवा मान लो कि 1/2 बची है। अब हम एक बार और पंप मारते हैं तब इसमें से 1/4 और माइनस हो जाती है। अगेन या फिर दोबारा पंप मारने पर, दोबारा एक बार और पंप मारते हैं तो 1/2 है, उसमें से 1/4 बाहर निकल जाती है। तब आ जाता है 4, इसका आ जाता है एलसीएम लोगे 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 - 1, पीछे बचाता है 1/4। ऐसे ही एक बार और मारेंगे तब 1/4 में से 1/4 जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको एक श्रेणी के रूप में लिख लेते हैं। AP = सबसे पहले हमने हवा कितनी मानी 1, उसके बाद 1 मानी, दोबारा पंप मारा, हवा 1 मानी हमने, अब हमने पंप मारा तब शेष कितनी हवा बची 3/4। उसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर पंप मारा तब उसका हवा कितनी बची 1/4, 1/2, ये बीच में एक रहेगा 1/2। उसके बाद हमने एक बार और पंप मारा तब बचती है 1/4। अब हम देखते हैं बेलन का इसमें क्या दिया गया है आयतन, जो इसमें हवा भरी होगी वो बेलन का आयतन होगा। आयतन को हम V से रिनोल्ड कर देते हैं, 1V। अब हम देखते हैं इसमें जो सार्वंतर आता है वो सभी में समान आता है या नहीं आता है। तब हम इसमें 3/4 - 1, इसमें आ जाता है 1/2 - 1 1/4, इसका आ जाता है 1/4 - 1/2, इसमें आ जाता है एलसीएम आ जाता है 4, इसमें माइनस 3/4, 4 एलसीएम 3 - 1, 4 एलसीएम 1 - 3, 4 एलसीएम 1 - 2। यहाँ पर आ जाता है, इसका अंतर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि इसके बट्टे में नहीं है ना। तब 3 - 4 - 1/4 - 1/4 - 1/4, इसमें भी आ जाता है, आ गया -1/4 - 1/4। इसका मतलब यह एक AP है, क्योंकि सार्वंतर समान है। आप इसमें से V अगर कॉमन लेके घटाओगे तो भी हो जाता है। इसमें V कॉमन ले लो, यहाँ पर V आ जाता, यहाँ पर V, यहाँ पर भी V। V यहाँ पर नहीं माने तो भी हमारी सरणी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर आयतन के बारे में है तब हम यहाँ पर V मान लेते हैं।
अब हम करते हैं किस टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में आता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में हाई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये हैं, 150 रुपये हैं। बाद में तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। इस क्वेश्चन में दिया गया हमें कि हमें मानते हैं कि एक कुआं खोद रहे हैं, एक कुआं खोदते हैं। उस कुएं में पहले 1 मीटर की खुदाई है, 1 मीटर में 150 रुपये लगेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम मीटर बढ़ाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं इस कुएं को हम 5 मीटर खोदाते हैं, मान लेते हैं 5 मीटर खोदना है, 5 मीटर। तो पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये, जैसे ही अगला मीटर बढ़ेगा उसमें 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे। जैसे माना कि अब हम 2 किलोमीटर खोदेंगे तब हमें 200 रुपये लगेंगे, इसमें 50 ऐड हो जाते हैं। 3 मीटर खोदेंगे तब हमें 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपये। 4 मीटर खोदेंगे तब हमें प्लस 50 उसमें हो जाएंगे 300, और 5 मीटर खोदेंगे तब हो जाएंगे 350। ऐसे हमें कोई कुआं खोदना है, उस कुएं में कुआं खोदना है, उसकी पहले मीटर में 150 रुपये लगते हैं, दूसरे में 50 बढ़ते हैं, तीसरे में और 50 बढ़ते हैं, चौथे में और 50, ऐसे धीरे धीरे 50 रुपये पर किलोमीटर पे 50 रुपये बढ़ेंगे। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाता है प्रथम मीटर का व्यय, प्रथम मीटर का व्यय है वो आ जाता है 150 रुपये। सेकंड मीटर का व्यय, सेकंड मीटर का व्यय है वो 150 प्लस प्रथम मीटर वाला, और उसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो, जैसे इसमें
बाद में प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ेगी, तब हमें इसमें आ जाता है 50। उसके बाद हम करते हैं थर्ड मीटर का व्यय, उसमें आ जाता है इन दोनों का योग 200 होता है। जैसे सेकंड मीटर का आता है, उस सेकंड मीटर में हम जितनी लागत बढ़ती है, जैसे 50 रुपये बढ़ता है तब 50 रुपये बढ़ाएंगे, तब इसमें आ जाता है 50, इसका मान आ जाता है 250। फिर हम फोर्थ मीटर का व्यय, इसका आ जाता है 250। जो 3 मीटर का होता है उसमें 50 ऐड करने होते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। अब हम इसको एक क्रम में लिख लेते हैं, क्रम में लिखेंगे तब आ जाएगा AP इजिकल टू 150, 200, 250, 300, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब हम इनका अंतर निकाल लेते हैं, अंतर निकालेंगे तब आ जाएगा अंतर है, अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर कहते हैं। एपी हमारे समांतर श्रेणी में हम इन दो संख्याओं का अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वांतर है उसको हम डी से रिनोल्ट करते हैं, सार्वांतर, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं तो बात आता है 200। सार्वांतर निकालने का तरीका है A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इन दोनों का अगर हमें अंतर निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इन दोनों का निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ऐसे। तब हम इसका डी निकालते हैं, तो पहले में आ जाता है 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, 300 माइनस 250, इसका अंतर आता है 50, इसका भी अंतर आता है 50 और इसका भी अंतर आता है 50। इन तीनों में हम देखते हैं तीनों का अंतर समान आता है, तब हम इसका लिख देते हैं यह एक एपी है, क्योंकि उपर्युक्त मानों में सार्वांतर समान है, याद आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि दस हजार रुपये की राशि 8% वार्षिक
दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी व्यक्ति का एक खाता है, उसमें मिश्र धन राशि है, मूलधन राशि है वो 10,000 रुपये, 8,000 मतलब साल का उसको बैंक है वो 8,000 रुपये 8% ब्याज देती है। उसको उसने चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की हुई है, तब उसका मिश्र धन आता है। उस मिश्र धनों का जैसे हम कोई राशि है 10,000 रुपये, उसका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे 2-3 साल का निकाल के उसका मिश्र धन का हम मान रखेंगे। तो हम देखते हैं मिश्र धन में जो अंतर आता है वो समान है, तब ये हमारी समांतर श्रेणी है। अगर समान नहीं है तो हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं है। सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आना जरूरी है। लिखते हैं चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। चक्रवर्ती ब्याज है उसका सूत्र हम जानते हैं, होता है ए मूलधन प्लस मूलधन गुणा 1 + 1/100, यहाँ पर आ जाता है r की घात n। यहाँ पर हम लिख लेते हैं n की जगह समय, r की जगह लिख लेते हैं दर। इसमें हम मूलधन को a से प्रदर्शित कर सकते हैं, दर को r से, समय को t से। इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहिए तब ये सूत्र लिख सकते हैं a + a कोष्टक 1 + r/100 घात t। चक्रवर्ती ब्याज है उसको याद करने का सूत्र ये होता है, चक्रवर्ती ब्याज आता है वो उसका मिश्र धन, जैसे मूलधन है उसका चक्रवर्ती ब्याज आता है वो इसका मिश्र धन बन सकता है। अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, तब चक्रवर्ती ब्याज आता है प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें याद करना है, तो आ जाता है ए का मान, मूलधन का मान हमें दिया गया है 10,000 गुणा 1 + r का मान हमें दिया गया 8/100। समय वो हम एक बार एक मान लेते हैं, जैसे हमने प्रथम वर्ष का है तब हमने टाइम मान लिया 1। अब हमें द्वितीय वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तब हम इसको लिख लेते हैं 10,000 1 + 8, दर है वो समान ही रखनी है 8। इसमें टाइम चेंज हो जाता है, टाइम आ जाता है 2। इसके बाद हम लिख लेते हैं तृतीय वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10,000 मूलधन + 1 + दर आ जाती है 800 और समय आ जाता है 3। अब हम इसमें एक समांतर श्रेणी के रूप में इसको लिख लेते हैं, तब आ जाता है 10,000 1 + 8/100 की घात 1 10,000 + 1 + 8 इसके बाद आ जाता है 10,000 1 + 8
बट्टे 100 की घात 3। अब हम देखते हैं अगर इसमें से इसको घटाते हैं तब यहाँ से 10,000 है, वो 10,000 तो कॉमन आ जाता है। एक बार हम एक को सरल कर लेते हैं, 10,000 जैसे हम इसका ये लिख लेते हैं, इसको एक समीकरण एक अंकों के रूप में निम्न प्रकार। इसको हम अब हमें इसका अंतर याद करना है, तब इसमें से इसको घटाते हैं, तब हम इसका अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने पर हमें पता चल जाता है अगर दोनों में समान अंतर आता है तब हमारा ये मान है वो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी बन जाती है। इसका हम करते हैं 1 + 8/100 की घात 1 2 माइनस 10,000 1 + 8/100 की घात 1। इसमें हम देखते हैं 10,000 1 + 8/100 और 1 + 8/100 10,000 1 + 8/100 ये समान है। तब इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। 10,000 1 + 8/100 यहाँ पर हमारा शेष बच जाता है 1 + 8/100 -1। ये हमारा शेष बच जाता है। इसमें से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8/100। इसी प्रकार हम इसको करते हैं। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको हल करते हैं तब आ जाता है 10,000 1 + 8/100 की घात 3 माइनस 10,000 1 + 8/100 की घात 2। इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है। निम्न घात है वो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमारी नीचे वाली घात है वो कॉमन आ सकते हैं। इसमें आ जाता है 10,000 कॉमन 1 + 8/100 की घात 2 कोष्टक 1 + 8/100 यहाँ पर पीछे बच जाता है 1 1 से 1 कैंसिल, तब इसमें शेष बच जाता है 10,000 1 + 8/100 की घात 2 गुणा 8/100। अब हम देखते हैं ये तो संख्या बराबर है, ये भी कोष्टक वाली भी बराबर है, लेकिन इसमें घात में अंतर आ जाता है। इसका मतलब इसमें ये है सेकंड वर्ष में हमें 8/100 1 + 8/100 इतना गुना ब्याज अधिक मिलेगा। तब इतना आता है तब तो हम देख सकते हैं कि हमारी एक समांतर श्रेणी बन जाती है। लेकिन ये अधिक आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। प्रत्येक वर्ष के बाद 1 + 8/100 सार्वंतर में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक 1 + 8/100 है, इतनी हर वर्ष में इतना सार्वंतर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इतना बढ़ेगा, हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तब इतना गुना बढ़ेगा। सार्वंतर है इतना
इतना गुना सार्वंतर में वृद्धि होती जाती है। इतना गुणा बढ़ेगा। अगर इसमें प्लस होता है तब उसमें आगे वो आता है, वो इसमें तो चलो समान नहीं आ रहा है, अगले वाले में वो सार्वंतर समान आ जाएगा, लेकिन इतना गुना बढ़ेगा तब यहाँ इसकी घात है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए वे सार्वंतर डी निम्न है। इस क्वेश्चन में हमें प्रथम पद दिया गया है और सारांतर दिया गया है। हमें जो समांतर श्रेणी बनती है उसके 4 पद याद करने हैं। पहले टॉपिक में आता है a = 10, d का मान भी 10। अब हमें समांतर श्रेणी याद करनी है, तब हम समांतर श्रेणी का हम नॉर्मल जानते हैं कि a2 = a1 तो हमारा दिया होता है, a2 है वो आ जाता है a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d। इससे आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। इसमें a दिया गया है 10, तो आ जाता है a2 = a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d, a5 = a4 + d। अब हमें 4 पद याद करना है, 1 2 3 4, 4 पद याद करना है। अब हम देखते हैं a2 = a का मान हमें 10 दिया गया है, d का मान भी 10, तो a2 का मान आ जाता है 20। अब हमें a3 याद करना है। a2 का मान हम देख लेते हैं 20 है, तो आ जाता है 20 + d का मान 10, तो आ जाता है a3 = 30। a4 याद करना है, तो आ जाता है a3 का मान हमें दिया गया है 10, a3 का मान है 30 और d दिया गया है 10, इन दोनों का योग आ जाता है 40। a5 है वो आ जाता है, a4 का मान हमें दिया गया है 40 + 10, a5 = 50। अब हमारी एपी है, एपी इस प्रकार बन जाती है 10 20 30 40 50। इसमें हमें एपी याद करनी थी, ये हमारी एक एपी बन जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2। दो नंबर में आ जाता है a = -2, d = 0। इसमें हमें a का मान है वो दिया गया -2 और d का मान है 0। इसकी हम एपी बनाते हैं। a2 = a1 - d, a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d, a5 = a4 + d। a2 को याद करना है,
-2 है, इसमें 0 जोड़ोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे A2 का मान है वो दिया गया है -2 और B का मान 0, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार A4 है वो हो जाता है -2 + 0, A4 = -2, A5 = -2 + 0, A5 = -2। इस प्रकार इसकी एपी है वो हमारी 9 परिवर्तन हो जाती है, -2 -2 -2 -2 -2। यह एक नो चेंज एपी है। ये एक नो चेंज है, इसमें हमारा A1 A2 कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसमें बस D है वो 0 है, इसलिए हमारे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें A का मान दिया गया है 4, D का मान दिया गया है -3। इसमें भी हमें एक एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए हम इसमें करते हैं सबसे पहले A2 में आ जाता है A1 का मान हमें 4 दिया गया है और D का मान है वो -+-3, तब A2 का मान आ जाता है 1, 4 - 3, प्लस माइनस का अगर गुणा हो तब अगर प्लस गुणा प्लस हो तब आता है प्लस, माइनस गुणा माइनस हो तब आता है प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस और माइनस गुणा प्लस प्लस माइनस। समान चिन्हों का अगर गुणा हो तब आता है प्लस, और एंटीक अगर अदर मतलब दोनों अलग अलग अगर चिन्हों का गुणा हो तब आता है माइनस। अगर इनका जोड़ आता है जैसे प्लस एड प्लस, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, तब ये दोनों संख्या यहाँ पर जुड़ती है। अगर ये हो प्लस प्लस माइनस, तब इन दोनों में हमारा है वो अंतर आ जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। प्लस है वो यहाँ से घट के माइनस हो जाता है। यहाँ पर ये वो जो संख्या बड़ी होगी वो आ जाता है। जैसे माइनस का बड़ा है तो माइनस आ जाता है, और अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस आ जाता है। इसमें हमारे प्लस और माइनस का गुणा करना है तब आ जाता है माइनस। तब A2 का मान आ जाता है 1, A3 याद करना है तब आ जाता है A2 का मान है 1 -3 प्लस -3, A3 = 1 - 3, A3 = -2। जो संख्या बड़ी होगी वो आ जाती है, यह मैंने बता दी। A4 = A3 का मान है वो -2 प्लस -3। समान चिन्ह होती है वो अपने आप में ऐड हो जाती है, और विपरीत चिन्ह होने पर जो बड़ी है वो मान आ जाता है। इसमें आ जाती है A4 = -2 -3। समान चिन्ह है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड करते हैं तब आ जाता है 5, और आगे चिन्ह है वो आ जाता है, अगर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस आ जाता है। A5 = A4 का मान है -5
इसका मान आ जाता है +-3, डी का मान है -3, A5 इजिकल टू -5 -3, A5 इजिकल टू -8। अब हम इसको एक AP के रूप में लिख लेते हैं। इसमें आ जाता है A का मान सबसे पहले आ जाता है 4, उसके बाद आ जाता है 1, उसके बाद आ जाता है -2, उसके बाद -5 -8। इस प्रकार हमारी ये एक AP बन जाती है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है A इजिकल टू -1 और D इजिकल टू 1/2। इसको अगर हमें याद करना है तब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले A2 इजिकल टू A1 + D, A3 इजिकल टू A2 + D, A4 इजिकल टू A3 + D, A5 इजिकल टू A4 + D। अब हमें A2 याद करना है। सबसे पहले A2 का मान निकालेंगे तब आ जाता है A का मान आ जाता है -1 + 1/2। A2 इजिकल टू इसका एलसीएम है वो आ जाता है 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तब आ जाता है 2। इसमें 2 में 1 का भाग दे दो, गुणा कर दो, कोई परिवर्तन नहीं आता है। 2 का 2 में भाग देते हैं 1, 1 को 1 से गुणा करते हैं 1, तब इसका अंतर आ जाता है -1/2। इस प्रकार अगले नेक्स्ट में हो जाएगा A3 इजिकल टू -1/2 + 1/2। प्लस माइनस वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है, अगर समान हो तो आ जाता है, इसका मान आ जाता है 0। A4 इजिकल टू A3 का मान है 0 + 1/2, तो A4 का मान आ जाता है 1/2। A5 का मान आ जाता है 1/2 + 1/2, इसका एलसीएम आ जाता है 2, 1 + 1 इजिकल टू 2/2, इसका मान आ जाता है 1। हमें 4 पद से 1 2 3 4 पद हो जाते हैं, तो हम लिख लेते हैं AP इजिकल टू -1 -1/2 0 1/2 1। यह आ जाती है हमारी AP। अब हम करते हैं किस टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 में हमें A का मान है वो दिया गया है 1.25 और जो D का मान है वो है -0.25। इस प्रकार हमें A D का मान दिया गया है। अब हमें AP याद करनी है। A2 का मान याद करना है, तब हम लिख लेते हैं -1.25 A1 का मान प्लस इस D का मान आ जाता है वो आ जाता है -0.25। A2 इजिकल टू -1.25 -0.25। माइनस माइनस समान है, माइनस कॉमन लेके कर लो, चाहे उसको हम आसानी से हम जानते हैं कि समान चिन्ह वाले आपस में ऐड हो जाते हैं और चिन्ह जो होता है वो आगे आ जाता है। -25 और 25 50। इसमें हो जाएगा A3 इजिकल टू -1.50 प्लस -0.25।
A3 इजिकल टू -1.50 -0.25। A3 इजिकल टू -1.25 और 50 और 25 75। A4 इजिकल टू A3 का मान आ जाता है -1.75 प्लस -0.25। तब आ जाता है A4 इजिकल टू -1.75 -0.25। A4 इजिकल टू -5 में 5 जोड़ते हैं 0, तब आ जाता है हासिल 1 10 10 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट, यहाँ पर हासिल आ जाती है, तब आ जाता है 1 और 1 2। A5 इजिकल टू A4 का मान है वो है -0.2.0 प्लस 0.25, वो भी माइनस में। अब हमें A5 याद करना है। A4 का मान है वो है -2.00 प्लस D का मान है वो आता है -0.25। A5 का मान है वो आ जाता है -2.00 -0.25। इसको ऐड करते हैं तब आ जाता है A5 इजिकल टू पॉइंट के बाद इस 0 है तो ये सेम संख्या आ जाती है 25 और ये आ जाती है 2। समान चिन्ह होते हैं वो आपस में ऐड होकर आगे वही चिन्ह आ जाता है। जो प्लस का होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस का होता है तो माइनस आ जाता है। अब हमें AP लिखना है। AP लिखना है तब आ जाता है, सर्वप्रथम हमें दिया गया है -1.25, उसके बाद -1.50, उसके बाद -1.75, उसके बाद -2.00, उसके बाद -2.25। इस प्रकार हमारी ये AP प्राप्त हो जाती है। इसमें हमें 4 पद याद करने थे। एक पद दिया गया 1 2 3 4, ये 4 पद हमने याद कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें दिया गया है प्रत्येक AP के प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। इसमें हमें AP दिया गया है, उसमें हमें प्रथम पद और जो सार्वंतर होता है वो याद करना है। इसमें हमारी पहले टॉपिक में आ जाती है AP 3 1 -1 -3। इसमें हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद उसको हम A से डिनोट कर देते हैं। प्रथम पद है वो हमारा जो सबसे पहले आता है मान, वही प्रथम पद कहलाता है। उसको इसका मान आ जाता है 3। सार्वंतर याद करना है हमें। सार्वंतर याद करना है किन्हीं दो में से, आसपास वालों में से, जैसे इसमें से इसको घटा लो, तो इसमें से इसको घटा लो, तो इसमें से इसको घटा लो। किन्हीं दो आसपास वाली संख्याओं में से जो से दूसरे नंबर पे है उसमें से पहली वाली संख्या घटाते हैं, वो मान आता है, वो हमारा सार्वंतर होता है। जैसे हमें सार्वंतर D याद करना है तो हम A2 - A1 कर लेते हैं, चाहे A3 - A2, ऐसे कोई सा भी कर लेते हैं। हम A करते हैं तो आ जाता है D इजिकल टू 1 - 3, D इजिकल टू -2। आप चाहे इसमें से कर लो A3 में
A3 में है -1 तब आ जाता है -2। कोई सा भी करोगे उसका मान -2 ही आएगा। इस प्रकार हमारा इसमें D का मान आ जाता है -2 और A का मान आ जाता है हमारा 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 है, उसमें दिया गया है -5 -1 3 और 7। प्रथम पद है वो तो सबसे पहला होता है, उसको हम प्रथम पद कहते हैं, वो आ जाता है -5। सार्वंतर याद करना है, तो हम कर लेते हैं। इसमें आपको तो इन दोनों में से करके बता देते, तब आ जाता है A4 - A3। A4 का मान है हमें दिया गया है 7 - 3, तो हमारा D है वो आ जाता है +4। आप चाहे A2 वाले में से कर लो, A2 वालों में से करोगे तब आ जाएगा A2 - A1 -1 -5, तो आ जाता है -1 + 5 = 4। चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो, इसमें D है वो समान आएगा, तब हमारा D आ जाता है 4। A आ जाता है, जो प्रथम पद है A वो आ जाता है -5। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 है, उसमें हमें दिया गया है 1/3 5/3 9/3 13/3। इसमें हमें हल करते हैं, तब सबसे पहले हम A लिखते हैं, प्रथम पद उसको हम A से रिनोट करते हैं। इसका मान आ जाता है, जो सबसे पहला होता है वही प्रथम पद होता है 1/3। उसके बाद हम लिखते हैं सार्वंतर का मान D। इसको हम A2 - A1 या फिर A4 A3 - A2 दोनों में से एक कर लेते हैं। पहले A2 वाले करते हैं, तब आ जाता है 5। D = 5/3 - 1/3, तो आ जाता है एलसीएम आ जाता है 3 5 माइनस समान, अगर एलसीएम हो तो संख्या भी समान आ जाती है, तो इसका मान आ जाता है 4/3। डी का मान आ जाता है 4/3। इसी प्रकार हम अगले वाले को हल करते हैं। A3 का मान है 9/3 माइनस 5/3, इसका एलसीएम आ जाता है 3 9 - 5, इसका भी मान आ जाता है 4/3। अब हम देखते हैं इसमें डी का मान समान है, 2 कॉल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा ये एपी तो है। इसमें हमें एपी का मान आ जाता है, इसी प्रकार हमारा डी का मान आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक है उस क्वेश्चन 3 का टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 है वो इसमें दिया गया है 0.6 1.7 2.8 3.9। प्रथम पद A = जो हमारा पहले दिया गया है उसको हम प्रथम पद कहते हैं 0.6। सार्वंतर D है वो आ जाता है A2 - A1 या फिर A3 - A2। D = A2 का मान है वो है 1.7 - 0.6। हम जानते हैं यहाँ 7 है यहाँ पर 6 है, तब हमारा D का मान आ जाता है 1.1। इसी प्रकार इसमें 2.8 - 1.7, 7 में से 8 में से अगर 7 गया 1 पॉइंट 1 में से 1 गया 1। इस प्रकार हमारा D का मान आ जाता है 1.1 और A का मान आ जाता है 0.6। इसी प्रकार हमारे ये क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन 4 में हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन एपी है।
निम्न में से कौन सा एपी है? यदि एपी है तो इसका सार्वंतर तथा यदि एपी है तो इसका सार्वंतर वे अगले 3 पद लिखिए। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है हमें 2, 4, 8, 16। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि ये एक एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है इसका हमें जांच करना है। तब हम इसमें आपस में सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 8 - a1 d इजिकल टू 8 - a1 a3 - a2 a4 - a3। हमें प्रत्येक पद का निकालना जरूरी है। प्रत्येक पद का नहीं निकालेंगे तो अब हमें पता नहीं चलेगा। अब पिछले वाले में तो हमें सार्वंतर पूछा था, तब हम एक का निकाल कर भी कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें सार्वंतर एपी की जांच करनी है। तब हमें प्रत्येक पद का जो सार्वंतर है वो निकालना पड़ेगा। प्रत्येक पद का सार्वंतर निकालते हैं तब आ जाता है a2 का मान है 4 - 2, a3 का मान है 8 - 4, a4 का मान है 16 - 8। डी का मान आ जाता है 2 में से 2 जाते हैं, 4 में से 2 जाते हैं 2, 8 में से 4 जाते हैं 4, 16 में से 8 जाते हैं तब बचते हैं 8। इसमें हम देखते हैं ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, न कि एपी है। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। इस क्वेश्चन में ये एपी नहीं है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 है, उसमें आ जाता है 2, 5/2, 3, 7/2। अगर ये एक एपी नहीं है तब हमें इसके नेक्स्ट पद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कह दे कि गुणोत्तर है तब हमें याद करना पड़ता है। इसमें एपी का पूछा, एपी नहीं है। अब हम करते हैं ये, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। पहले हम करते हैं 8d इजिकल टू 8 - a1 a3 - a2 a4 - a3। d इजिकल टू 5/2 - 2 3 - 5/2 7/2 - 3। d इजिकल टू इसका एलसीएम आ जाता है 2, 5 - 4, इसका भी एलसीएम आ जाता है 2, 3 2 6 - 5 2 7 - 3 2 6। डी का मान आ जाता है 5 में से 4 गया 1/2, इसमें 6 में से 5 गया 1/2, 7 में से 6 गया 1/2। डी का मान आ जाता है सभी में 1/2 है, तब हमारा यह एपी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एपी है। अब हमें इसके नेक्स्ट 3 पद याद करने हैं। 3 पद याद करने हैं तब हमारा यहाँ पर हो जाता है A4। अब हम करते हैं A5, A6 और A7। A5 याद करना है तब आ जाता है A4 + D, A5 + D, A7 + D। A4 का मान हमें दिया गया है 7/2 + 1/2 इजिकल टू 2, 7 + 1 8/2। इसका मान आ जाता है 4। इसमें आ जाता है 4 + 1/2 इजिकल टू 8 + 1/2 इजिकल टू 9/2। A7 याद करना है तो आ जाता है 9/2 + 1/2 एलसीएम आ जाता है 2, 9 + 1, इसका मान आ जाता है 10/2
10 और 2 आपस में कैंसिल होकर पर आ जाता है 5। तो हमारी ये एपी है, इसके अगले 3 पद आते हैं, वो आ जाते हैं नेक्स्ट पद। नेक्स्ट पद है वो आ जाती है 4, 9/2 और 5। इस प्रकार हमारी ये एपी है, ये संपूर्ण रूप से ऐसे बन जाती है 4, 9/2, 5। इस प्रकार ये हमारी एपी बन जाती है। 7 पदों तक की एपी ये बन जाती है। इसमें सारांतर है, अगर सारांतर समान हो तब हमें अगले पद याद करने हैं, अगर सारांतर समान नहीं है तो हमें अगले पद याद नहीं करने। अगला पद याद करने के लिए हम पिछला पद उसमें ए जो आता है डी का मान वो ऐड कर लेते हैं। सारांतर आता है वो पिछले पद से सारांतर ऐड करेंगे तब हमारा नेक्स्ट वाला पद आता जाता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में आ जाता है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सबसे पहले हम एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच करते तब आ जाता है ए बराबर 8 - 7, A3 - A2, A4 - A3। तब आ जाता है डी का मान आ जाता है A2 का मान है वो है -3/2, -1/2। A3 का मान है वो है -5/2, -3.2। A4 का मान है -7.2 माइनस, और ये आ जाता है -5.2। डी इजिकल टू समान चिन्हों का अगर गुणा होता है तब प्लस आता है, और विपरीत चिन्हों का अगर गुणा होता है तब माइनस आता है। तब होता है 3.2 प्लस 1.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2 माइनस 7.2 प्लस 5.2। यह हो जाता है। इसमें डी का मान आ जाता है 2 में से 2 0, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, इसे बचते हैं 2। अगर माइनस की संख्या बड़ी हो तो माइनस आ जाता है, प्लस की संख्या बड़ी हो तो प्लस आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा 0.2, इसमें भी आ जाएगा 0.2, माइनस के 0.2। इसमें अगर डी समान है तब हम नेक्स्ट 3 पद हल करते हैं, तब आ जाता है A5, A6, A7। A5 अगर हमें निकालना है तब आ जाता है A4 प्लस डी, A5 प्लस डी, A6 प्लस डी। A4 का मान हमें दिया गया है -7.2, -2.0, -8.2, माइनस इसका मान आ जाता है 2 है, 0 और 2 2, और माइनस का माइनस आ जाता है 7 और 2 9, तो आ जाता है माइनस के 9.2 माइनस 0.2। इसका मान आ जाता है 9 में अगर 2 जोड़ते तब आ जाता है 11, माइनस के 11.2 माइनस के 11.2 माइनस 0.2। 11 में अगर 2 जोड़ते हैं तब आ जाता है 13.2, माइनस का माइनस। इस प्रकार हमारी ये एपी है, यह बन जाती है -9.2 माइनस 11.2 माइनस 13.2। ये हमारी नेक्स्ट 3 पदों वाली एपी बन जाती है। इसमें हमारा ये सार्वंतर ये आ जाता है, सार्वंतर और नेक्स्ट 3 पद हमें याद करने तो ये हो जाती है, और ये एक एपी है, एपी है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया -10, -6, -2 और 2। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तब हम करते हैं D इजिकल टू
A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। डी का मान याद करना है। A2 का मान हमारे यहाँ पर -6 है, -10। A3 का मान है -2, माइनस के 6। A4 का मान है 2, -2। डी इजिकल टू -6, माइनस आपस में क्या हो जाता है, प्लस। माइनस का अगर आपस में गुणा होता है तब प्लस होता है। माइनस का अगर आपस में घटाव समझ लो या ऐड होता है तब उसमें माइनस ये आता है। इसमें आ जाता है -2, माइनस का प्लस 6, इसमें आ जाता है 2, माइनस का +2। डी इजिकल टू, यहाँ माइनस की संख्या से प्लस की संख्या बढ़ी है तब आ जाता है प्लस का 4, यहाँ से माइनस की संख्या से प्लस बढ़ी है तब इसका अंतर आ जाता है 4, इसका भी अंतर आ जाता है 4। इस प्रकार हमारा सार्वंतर सभी में आ जाता है समान। सार्वंतर समान आता है तब हम इसको लिख सकते हैं एपी है, एक एपी है। अब हमें नेक्स्ट 3 पद याद करना है तब हम लिख लेते हैं A5, A6, A7। नेक्स्ट 3 पद याद करना है तब हम इसमें लिख लेते हैं A4 प्लस डी, A5 प्लस डी, A6 प्लस डी। A4 का मान हमें जो अंतिम मान है वो आ जाता है 2 + 4, इसमें आ जाता है 2 और 4 को जोड़ते हैं तब आ जाता है 6, इसमें आ जाता है 6। A5 का मान 6 + 4, इसका मान आ जाता है 10। A6 का मान है 10 + 4 = 16। इस प्रकार हमारे नेक्स्ट 3 मान याद हो जाता है। अब हम यहाँ पर AP में लिख लेते हैं 6, 10 और यहाँ पर 16 नहीं 14, 10 और 4 14। इस प्रकार हमारी ये AP बन जाती है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 में आ जाता है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इसमें हमें सबसे पहले सार्वंतर याद करना है। सार्वंतर में आ जाता है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। इसका हम डी निकालते हैं। A2 का मान है 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। डी का मान आ जाता है √2। इसी प्रकार A3 का मान आ जाता है 3 + 2√2 - 3 + √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + √2 + √2। इसमें √2 से एक √2 कैंसिल, एक 3 से 3 कैंसिल, आगे माइनस का चिन्ह है तब इसको माइनस से गुणा करते हैं तब यहाँ से प्लस वाला माइनस में आ जाता है और जो माइनस वाला आता है वो प्लस हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है। इसका भी मान है वो √2 शेष बच जाता है √2। A4 का मान है 3 + 3√2, इसको हम 3√2 को √2 + √2 + √2 लिख सकते हैं। इसको हम कह देते हैं -3 + 2√2 है, इसमें 2√2 है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 + √2, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस है
तब यहाँ पर अगर इसमें माइनस अंदर गुणा करते हैं तब प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, और 3 से 3 कैंसिल, इसका विशेष √2 बच जाता है। इस प्रकार हमारा ये इसमें सार्वंतर सभी में समान है, तब हम इसके नेक्स्ट 3 पद एपी हैं। अगर सार्वंतर समान है तब ये एक एपी है, और एपी है तब हमें नेक्स्ट 3 पद करने A5 A6 A7, तब हो जाता है A4 प्लस डी, A5 प्लस डी, A6 प्लस डी। A4 का मान हमें दिया गया है 3 प्लस 3√3 3√2 प्लस डी का मान है √2 3√2 ये है और 1√2, तब आ जाता है इसका मान आ जाता है 3 प्लस 4√2। इसमें आ जाता है 3 प्लस 4√2 है, उसमें अगर √2 जोड़ते हैं तो इसमें भी √2 की मात्रा 1 बढ़ जाती है, तब आ जाता है 3 प्लस 5√2। अब आ जाते हैं 3 प्लस 5√2, इसको हम √2 सार्वंतर है तब √2 जोड़ते हैं 5 और 1 ये आ जाता है 6, तब आ जाता है 3 प्लस 6√2। इस प्रकार हमारे नेक्स्ट 3 पद हो जाते हैं। नेक्स्ट 3 पद को हम यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस 4√2 3 प्लस 5√2 3 प्लस 6√2। इस प्रकार हमारी ये एपी नेक्स्ट 3 पदों वाली एपी बन जाती है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक 6 में हमें दिया गया है 0.2 0.22 0.222 0.2222। सबसे पहले हमें इसका सारांतर याद करना है, तब हमें पता चलेगा ये एपी है या नहीं है। तो हम D = A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। A2 का मान हमें दिया गया है 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। 2 में से अगर 0 जाता है तब आ जाता है 2 में से 2 जाता है तब आ जाता है 0 पॉइंट, आगे 0 है वो 0 आ जाता है। A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22, तब आ जाता है यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, तब हमारा हो जाता है 0 में से 0 जाता है तब आ जाता है 0। 2 में से अगर 0 जाता है तब आ जाता है 2, 2 में से 2 जाता है 0, 2 में से 2 जाता है तब आ जाता है 0। नेक्स्ट पद में हमें A4 का मान है 0.2222 माइनस A3 का मान है 0.222। यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। 2 में से अगर 2 में से 0 जाता है तब शेष बच जाता है 2, 2 में से 2 जाता है 0, 2 में से 2 जाता है 0, 2 में से 2 जाता है 0। देखते हैं 4 अंक से पहले पॉइंट है, यहाँ पर 4 अंक होने पर पॉइंट लगा देते हैं और 0 में से 0 जाता है तब बच जाता है 0। इसमें हम देखते हैं ये सार्वंतर है वो समान नहीं है। सार्वंतर अगर समान नहीं है तब यह एपी नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। अगर सारांतर समान नहीं है तो एपी नहीं है, तब हम इसका नेक्स्ट 3 पद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 7। टॉपिक 7 में हमें दिया गया है 0, -4, -8, -12। डी याद करना है सबसे पहले। एपी याद करने के लिए
AP की जांच करने के लिए, तब आ जाता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। D इजिकल टू A2 का मान -4 है, माइनस इसका मान है 0 A1 का, इसमें हो जाता है A3 का मान है -8 माइनस, और A2 का मान -4, इसमें हो जाता है A4 का मान है -12 माइनस, A3 का मान है -8। माइनस माइनस से अगर किसी भी संख्या को, किसी भी समान चिन्ह को अगर हम समान चिन्ह से गुणा करते हैं तब आ जाता है प्लस, विपरीत चिन्ह को गुणा करने पर आता है विपरीत चिन्ह, तब आ जाता है माइनस का चिन्ह। यहाँ पर अंतर आ जाता है -4, -8 प्लस 4, -12 प्लस 8। इसमें जो संख्या बड़ी होती है वही हमारा मान आ जाता है, तब आ जाता है -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। इसमें हम देखते हैं हमारा डी का मान है वो समान है, तब ये एपी है, एपी है। तो हमें A5, A6 और A7 याद करना है। A5 याद करते हैं तो हमारा पिछला पद A4 प्लस डी, इससे पिछला पद A5 प्लस डी, इससे पिछला पद A7 A6 प्लस डी। A4 का मान हमें दिया गया है -12 प्लस -4, -12 प्लस -4 माइनस, यहाँ पर 12 नहीं। A5 का मान हम पहले याद कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह से गुणा करते हैं तब आ जाता है, जो विपरीत चिन्ह का अगर गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस का चिन्ह, -12 -4 इजिकल टू -16। A5 का मान हमें 16 दिया गया है, प्लस -4 तब आ जाता है -16, विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर माइनस का आता है, -4 इजिकल टू -20, -20 प्लस -4, विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तब आता है माइनस का चिन्ह, तब आ जाता है -20 -4 इजिकल टू -24। ये आ जाते हैं हमारे अगले 3 पद। इन 3 पदों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब आ जाता है -16 -20 -24। इस प्रकार हमारे अगले 3 पदों की ये समांतर श्रेणी बन जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक नंबर 8। टॉपिक 8 में हमें दिया गया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। डी याद करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। डी इजिकल टू A2 का मान माइनस है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो हो जाता है समान चिन्ह है, तब इनका समान चिन्ह पर होने पर प्लस का चिन्ह आ जाता है, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाता है, तब डी का मान आ जाता है, वो आ जाता है 0 0 0। अगर डी का मान 0 0 है तब हम देख लेते हैं ये एक एपी है, एपी है, क्योंकि इसमें सार्वंतर समान है। इसमें अगर सार्वंतर 0 है तो इसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह एक एपी मानी जाती है क्योंकि इसका सार्वंतर समान होना जरूरी है। एपी के लिए सार्वंतर समान है तो यह एक एपी है। इसमें हम A5 A6 A7 याद कर देते हैं। A5 याद करने के लिए A4 प्लस डी, A5 प्लस डी, A6 प्लस डी। A4 का मान है -1/2 अपन प्लस 0, -1/2, -1/2 प्लस 0, -1/2, -1/2 प्लस 0, -1/2। इस प्रकार हमारे ये 3 नेक्स्ट पद हो जाते हैं। इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -1/2, -1/2, -1/2। इस प्रकार हमारी ये एक नए एपी बन जाती हैं 3 पदों वाली। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 9।
टॉपिक नंबर 9 में हमें दिया गया है 1 3 9 27। डी याद करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A2, A3। तो हो जाता है D इजिकल टू A2 का मान है 3, A1 का मान 1, A3 का मान है 9, A2 का मान है 3, A4 का मान है 27, A3 का मान है 9। D इजिकल टू यहाँ पर आ जाता है 2, यहाँ पर 9 में से 3 गए 6, 27 में से 9 गए 18। तब हमारे इसमें D समान नहीं है, तब ये AP नहीं है। सर्वांतर समान नहीं है, तो यह AP नहीं है। अगर इसका सारांतर समान नहीं है तो ये एक AP भी नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक नंबर 10। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 10। टॉपिक 10 में आ जाता है A 2A 3A 4A। इसको सॉल्यूशन करते हैं, तब हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार से D निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का निकालते हैं, तब मान लेते हैं D1 इजिकल टू A2 माइनस A1, D2 इजिकल टू A3 माइनस A2, D3 इजिकल टू A4 माइनस A3। D1 याद करना है, तब हम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है, 2A माइनस A1 का मान है A, यहाँ पर आ जाता है D2 इजिकल टू A3 का मान है वो 3A माइनस A2 का मान है 2A, यहाँ पर आ जाता है 4। D3 का मान हम निकालते हैं, हम देखते हैं A4 का मान है 4A माइनस 3A। D1 इजिकल टू A कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 1, A कॉमन 3 माइनस 2, A कॉमन 4 माइनस 3। D1 का मान आ जाता है, इन दोनों का अंतर 1, तब आ जाता है A, इन दोनों का अंतर आ जाता है 1, तब आ जाता है D2, इन दोनों का अंतर 1 है, तब आ जाता है A। एक को अगर किसी भी संख्या या फिर बीजगणितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय किसी से अगर गुणा करते हैं, उसमें कोई फर्क, त्रिकोणमितीय है वो सेम या बीजगणितीय है वो सेम आ जाता है, बाकी एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है यहाँ पर इन दोनों का अंतर, तब 1, तब आ जाता है A। अब हम देखते हैं D इजिकल टू D1 D2 और D3 है, वो समान है या नहीं है। D इजिकल टू इसका भी मान A है, इसका भी मान A है, इसका भी मान A है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं D इजिकल टू D1 D2 D3, तब आ जाता है D इजिकल टू A और A, यह आ जाता है। इसमें हम देखते हैं D का मान है वो समान आ जाता है, समान आता है D का मान, तब हम नेक्स्ट 3 पद याद करेंगे। नेक्स्ट 3 पद याद करने के लिए A5 A6 A7, A5 याद करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं A4 प्लस D, A6 याद करना तब A5 प्लस D, A7 याद करना तब A6 प्लस D। A4 का मान है 4A प्लस A, D का मान इसमें आ जाता है A कॉमन 4 प्लस 1 इजिकल टू 5A। A5 का मान आ जाता है 5A प्लस A इजिकल टू A कॉमन 5 प्लस 1 इजिकल टू 6A। यहाँ पर 6A का मान आ जाता है 6A
प्लस ए इजिकल टू ए, 6 + 1 इजिकल टू 7a। इस प्रकार हमारे ये 3 पद हो जाते हैं। अब हम इन तीनों पदों को यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तब आ जाता है 5a 6a 7a। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन की नेक्स्ट जो समांतर श्रेणी है अगले 3 पदों की वो ये हो जाती है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 11। टॉपिक 11 में 11 में हमें दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यूब A4 तब आ जाता है सॉल्यूशन में सबसे पहले D1 A2 माइनस A1, उसके बाद D2 A3 माइनस A2, D4 D3 A4 माइनस A3, D1 में आ जाता है A2 का मान A स्क्वायर माइनस A, तब हमारा आ जाता है D1 इजिकल टू A कॉमन A माइनस 1। इसमें आ जाता है D2 इजिकल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें D2 कम घात वाली संख्या कॉमन आ जाती है, तो आ जाता है A माइनस 1। D3 इजिकल टू A की घात 4 माइनस A क्यूब, D3 इजिकल टू A क्यूब कम घात वाली संख्या कॉमन आ जाती है -1। अब हम देखते हैं इसमें D है, D1 D2 और D3 समान है या नहीं है। D1 का मान है वो आ जाता है 1, इसका मान आ जाता है A स्क्वायर A माइनस 1, इसका मान आ जाता है A क्यूब A माइनस 1। इसमें हम देखते हैं कोष्टक वाली संख्या सभी में समान है, बाहर A सभी में एक बार A है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसकी घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, क्योंकि सार्वांतर में A गुणा अधिक सार्वांतर आता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर है उसमें A गुणा है, हर बार हम करेंगे तब हमारा A गुणा है वो सार्वंतर में वृद्धि होती जाएगी। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 12। टॉपिक 12 हमें दिया गया है √2 √8 √18 √32। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में D1 A2 माइनस A1, D2 A3 माइनस A2, D3 A4 माइनस A3। A2 का मान हमें यहाँ पर दिया गया है √8 माइनस √2, यहाँ पर दिया गया है √18 माइनस √2, यहाँ पर आ जाता है
D3 का मान आ जाता है √32 माइनस √2। √8 है, √8 का हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2 का रूट, और 4 है वो 2 का वर्ग होता है, तब इसका आ जाता है 2√2। यहाँ पर -√2 माइनस √2। इसी प्रकार हम √18 को लिख सकते हैं 9 गुणा √2, 9 गुणा 2 ऊपर अंडर 9 है वो हम जानते हैं 3 का वर्ग होता है, तब आ जाता है 3 बाहर आ जाता है। 9 का अगर वर्गमूल करते हैं तब आ जाता है 3 गुणा √2 माइनस √2, इसमें आ जाता है, इसका आ जाता है यहाँ पर 82 का मान है वो है √8। √8 को हम A4 माइनस A2 A3, A4 का मान आ जाता है √32, इसका मान आ जाता है √18। √8 है उसको हम लिख सकते हैं √4 गुणा 2, 4 है वो 2 का वर्ग होता है, इसका मान आ जाता है √2। इसमें आ जाता है D3 √32 है, उसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 9 गुणा 2। 16 का वर्गमूल 4 होता है, √2 माइनस 3 √2। यहाँ पर हम देखते हैं √2 है, इसको हम D1 √2 प्लस √2 माइनस √2 ऐसा लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। D2 इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 2 √2 माइनस 2 √2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 3 √2 माइनस 3 √2, इसको यह कैंसिल हो जाएगा, तब आ जाएगा D1 √2, D2 √2, D3 √2। अब हम देखते हैं यहाँ पर D निकालते हैं तब आ जाता है D1 D2 D3, तब आ जाता है D का मान √2। इस प्रकार हमारे D का मान आता है वो समान आता है। अब हम इसका A1 A2 और A3 निकालते हैं। इसमें हमें A5 A6 और A7 निकालना है। A5 निकालने के लिए A5 A6 और A7, A5 के लिए A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। A4 का मान हमें दिया गया है √32 प्लस √2 √18 √32 प्लस 2, इसमें हो जाता है, इसको हम आगे करते हैं। √32 को हमने यहाँ पर देखा था 4 √2 हम लिख सकते हैं, तो हो जाता है 4 √2 प्लस √2। यहाँ से हम √2 को कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस 1 यहाँ पर आ जाता है 5 √2। इसी प्रकार इसका मान आ जाता है 5 √2 प्लस, इसको हम लिख लेते हैं 5 √2 है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का हम जानते हैं 5 का वर्ग होता है वो 25 होता है, तो हो जाता है A5
5 का वर्ग 25 गुणा 2, इसका हो जाता है √50। अब हमें A6 याद करना है। A6 याद करना था A5 प्लस D। A5 का मान है √50 प्लस √2। √50 को हम जानते हैं 5 √2 लिख सकते हैं प्लस √2। यहाँ से √2 कॉमन आ जाता है, तब आ जाता है 5 + 1। इसको हम लिख सकते हैं 6 √2। 6 का हम जानते हैं वर्ग होता है, वो होता है 36, तब आ जाता है 36 × 2। 36 × 2 को हम लिख सकते हैं √72। अब हम करते हैं A7। A7 में आ जाता है A6 + D। A6 का मान आता है √72 और यहाँ से 50, यहाँ से √72 प्लस √2, तब आ जाता है √72 को हमने यहाँ पर देखा था, हम लिख सकते हैं 6 √2 प्लस √2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है 6 + 1 = 7 √2। 7 √2 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग होता है वो 49 गुणा 2। इसका आ जाता है A7 का मान आ जाता है 7 √2 49, 9 8 9 2 18, 1 4 2 8 और 1 9 √98। तब हमारी नेक्स्ट स्टेप भी है वो बन जाती है इस प्रकार, निम्न प्रकार से बन जाती है। इसमें हो जाती है यहाँ से 50, यहाँ से आ जाएगा √72 A6 का मान, और A7 का मान है वो आ जाता है √98। इस प्रकार हमारा टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 13। टॉपिक 13 में दिया गया है √3 √6 √9 √12। इसमें हम सॉल्यूशन में सबसे पहले D1 8 to 1 7, D1 निकालना है, तब हम करते हैं 8 का मान है √6 माइनस √3। √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2 माइनस √3। यहाँ से √3 है वो कॉमन आ जाता है, तब आ जाता है √2 माइनस 1। इसमें हो जाता है D2 याद करना है, तब आ जाता है √9 माइनस √6। √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2, तब आ जाता है D2 का मान √6 √3 कॉमन √3 माइनस √2, यह आ जाता है। यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं D2 = A3 माइनस A2। इसमें आ जाता है D3 = A4 माइनस A3। D3 = √12 माइनस √9। D3 = √4 गुणा √3 प्लस माइनस √3 गुणा √3।
इसमें आ जाता है डी इजिकल टू √3 कॉमन √4 माइनस √3। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। यहाँ पर देखते हैं √2 -1 था, यहाँ पर आ जाता है √2 है वो माइनस में आ जाता है, यहाँ पर √3 प्लस में था वो माइनस में आ जाता है। इस प्रकार इसमें ये एपी नहीं है क्योंकि इसका ये एपी नहीं है, नहीं है क्योंकि डी सार्वंतर समान फिर इक्वल नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो यहाँ पर ये एपी भी नहीं होगी। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 14 में आ जाता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, D1 निकालते हैं। D1 का मान आ जाता है 8 माइनस A1, तब D1 इजिकल टू 8 का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, D1 इजिकल टू इसका 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, तब आ जाता है D1 इजिकल टू 8। D2 इजिकल टू A3 माइनस A2, D2 इजिकल टू A2 का मान है A3 का मान है वो है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, D2 इजिकल टू 5 का आता है 25 माइनस 3 का आता है 9, तो आ जाता है D2 इजिकल टू 25 में से 9 जाता है तो बचते हैं 16। यहाँ पर देखते हैं D3 इजिकल टू A4 माइनस A3, D3 इजिकल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, D3 इजिकल टू 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 25, D3 का मान आ जाता है 4, 2 में से 2 जाता है 2, यह आ जाता है D3 का मान, यह आ जाता है D2 का मान। अब हम देखते हैं यहाँ पर D इजिकल टू D1, D2, D3 है या नहीं है। तो हम देखते हैं D इजिकल टू 8 नॉट इक्वल 16 नॉट इक्वल 24। इसका मतलब यहाँ पर D का मान समान नहीं है, D का मान समान नहीं है तब यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है क्योंकि इसमें सार्वंतर D समान नहीं है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 15। टॉपिक 15 में दिया गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले D1 याद करते हैं 8 माइनस A1, D1 इजिकल टू
A2 का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। D1 इजिकल टू 5 का स्क्वायर, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर का मान होता है 25 माइनस 1। D1 का मान आ जाता है 24। D2 इजिकल टू A3 माइनस A2। D2 इजिकल टू A3 का मान है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 7 का वर्ग होता है, वो होता है 49 माइनस 25, तो हो जाता है D2 इजिकल टू 49। तब 5 9 में से 5 गए 4, 4 में से 4 गए 2। इसमें हो जाता है D3 इजिकल टू A4 माइनस A2। D3 इजिकल टू A4 का मान है 73 माइनस 7 का स्क्वायर। D3 इजिकल टू 73 माइनस 49। D3 इजिकल टू 13 में से 9 गए 4, 6 में से 4 गए 2। इसमें हम देखते हैं D इजिकल टू D1 D2 D3 है या नहीं है। तो बात होता है D इजिकल टू 24 24 24। इसमें अगर D समान है तो हमारी यह एक एपी है, यह एपी है, ये एपी है। अब हमें इसके नेक्स्ट 3 पद हल करने हैं। तो बात होता है A5 A6 A7। A5 में आ जाता है A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। A4 का मान हमें दिया गया है 73, D का मान है 24, इसका मान हो जाता है 9 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97। 97 प्लस 24, 7 4 11, 1 7 और 9 और 2 12, इसलिए 13, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 121। 121 हम जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है। इसको 121 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, तब इसका मान आ जाता है 11 का वर्ग। अब हम देखते हैं इसका मान आ जाता है 121 प्लस 24। 121 प्लस 24, 121 प्लस 24 तब आ जाता है 4 1 5, 2 2 4 और 1 145। तो हमारा A का मान आ जाता है 145। इस यहाँ पर समांतर श्रेणी बन जाती है 145। इस प्रकार हमारी ये समांतर श्रेणी संपूर्ण हो जाती है और इस प्रकार हमारी प्रश्न वाली 5.1 संपूर्ण हो जाती है।